हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दुर्गा शर्मा। आज इस वीडियो में हम लोग जो है आगे नेक्स्ट सीखेंगे और सीखेंगे हम लोग रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले हमने रिसोर्स के बारे में हमने समझा दिया है कि व्हाट इज़ रिसोर्स क्या होता है। हमने सारी चीज़ें ये समझा दिए हैं और आज हम लोग जो है ये रिसोर्स प्लानिंग सीखेंगे। लेकिन रिसोर्स प्लानिंग से पहले हम ये जानेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी होता है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ओके। यहाँ हमने लिखा भी है वाई इज़ इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स वाई डू यू नीड रिसोर्स प्लानिंग एंड वाई यू हैव टू मेक रिसोर्स प्लानिंग, ओके। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है देयर आर सम रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। इसका मतलब हमने इसमें क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि देयर आर सम रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। मतलब हमने लिखा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर देखा जाए तो रिसोर्स एक दूसरे टाइप का, मतलब कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो वो क्षेत्र जो उस रिसोर्स में रिच है, बहुत ज़्यादा धनी है, उसके पास वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्स। जबकि दूसरे रिसोर्स में जो है वह डिफिशिएंट है। डिफिशिएंट का मतलब उसके पास वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो आखिर वो कौन सा, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए झारखंड ले लीजिए। तो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार ले लीजिए। तो छोटा नागपुर पठार जो है किस चीज़ के लिए, मिनरल्स और कोल्स, मिनरल्स मेटालिक मिनरल्स और कोल्स के लिए जो है बहुत ही रिच है, बाकी और रिसोर्स के लिए नहीं है, उसके पास मतलब डिफिशिएंट है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन स्टेटों में जो है सबसे ज़्यादा आपको जो है रिसोर्स मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा मिनरल्स और कोल्स के मामले में ये रिच हैं, बाकी अदर रिसोर्स में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में और चल जाइए, हमने लिखा अरुणाचल प्रदेश। आप अरुणाचल प्रदेश चलिए जो रिच इन वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स में जो है वो बहुत ही रिच है। लैक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें क्या है, हमने अभी कहा कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरत होती है, कि रिसोर्स प्लानिंग आखिर क्यों जरूरत है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं कि क्यों जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है कि आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो है देखा जाए तो एक निश्चित टाइप का, सर्टेन टाइप्स, ठीक है, एक सर्टेन टाइप का रिसोर्स उनके पास बहुत ज़्यादा है, जबकि कुछ रिसोर्स नहीं है। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश जहाँ आप चलिएगा तो वाटर रिसोर्स, वहाँ पर वाटर बहुत पर्याप्त मात्रा में, तो वहीं पर चलिएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, वो रिसोर्स नहीं उपलब्ध है। तो यही चल जाइए आप राजस्थान में चल जाइएगा तो देख सकते हैं कि सोलर और विंड एनर्जी के लिए बहुत ही रिच है। वहाँ पर आप चलिए तो सोलर एनर्जी था, तो वहाँ पर धूप इतना तेज होता है कि हम वहाँ से सोलर एनर्जी ले सकते हैं, विंड एनर्जी से हम पावर भी ले सकते हैं। ये रिसोर्स बहुत वहाँ पर रिच है उसके लिए राजस्थान। जबकि वहाँ चल जाइएगा तो लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्स, पानी संसाधन नहीं है, वाटर रिसोर्स नहीं है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ जगहों पर जो है था, कुछ स्टेटों में, कुछ क्षेत्रों में किसी भी रिसोर्स की मात्रा अधिक है, तो कुछ ऐसे रिसोर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, तो इसी वजह से अगर देखा जाए जब नहीं है तो हमें ज़रूरत होगी उनको भी, तो वो सारी आवश्यकताओं पड़ेगी, वो रिसोर्सों की ज़रूरत पड़ेगी उनको, तब ज़रूरत पड़ेगी तभी तो उनकी भी आवश्यकता पूर्ति होगी। एक चीज़ से तो उनकी आवश्यकताएँ पूर्ति हो नहीं सकती, एक संसाधन से कोई ना कोई अदर रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ज़रूरत होती है कि एक नेशन लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर हम अपना एक प्लानिंग कर लें कि हमारे पास जो है कितना रिसोर्स है, और उसको जो है उनके डेवलपमेंट में और वो हमारे डेवलपमेंट में मतलब क्या करें, सहयोग करें। इसलिए हमें ये रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है। जैसा कि हमने लिखा है दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशन एंड स्टेट लेवल्स, कि एक इस नेशन लेवल पर जाइए, स्टेट लेवल पर या लोकल लेवल पर, इन सभी लेवल पर जो है हमें जो है ये रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है ताकि चारों तरफ बैलेंस बना रहे, ठीक है। ये रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत बना रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट सीखेंगे, आइए नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब देखिए हमने अभी इससे पहले रिसोर्स प्लानिंग बताया कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंस फॉर रिसोर्स प्लानिंग, हमने ये समझा दिया। तो अब जैसे देखिए हमने बता दिया कि रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत होती है, और अब ये जो हम देखेंगे कि इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग कैसा है और रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है आइडेंटिफिकेशन। पहले इसके लिए हमको क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, हमें जहाँ भी रिसोर्स होता है, सपोज मान लीजिए हम जान गए कि इस प्लेट्यू में, चाहे मालवा प्लेट्यू हो चाहे छोटा नागपुर प्लेट्यू हो, तो जहाँ प्लेट्यू है अगर हम जान जाते हैं कि यहाँ पर मिनरल्स है या मेटल है, तो हम उनको जानने के बाद जो है हम क्या करते हैं, उसके बाद जानते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन अर्थात इन्वेंट करते हैं, अर्थात पता करते हैं कि कहाँ कौन सा मिनरल्स है,
जब हम ये जान जाते हैं कि यहाँ पर ये रिसोर्स है, तो हम उसे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कितने मात्रा में है, कितना क्वांटिटी है और किस क्वालिटी का है। ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं कि कितना क्वांटिटी है और कितना क्वालिटी है, एक हम ये भी पता करते हैं, और पता करने के बाद उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारा प्लानिंग नंबर 1 हो गया। हम जान गए कि अब यहाँ पर रिसोर्स है और इतना मात्रा में। इसके बाद इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इसका मतलब जब हम पता कर लेते हैं, इन्वेंट कर लेते हैं, तो इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, अब उसको हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कैसे उस स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, कि किस तरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, कि नेचर से उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये देखना होता है। ठीक है, ये हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे उसे नेचर से, हम जब जान गए कि यहाँ पर, हम पहला में क्या देखे, जान गए कि यहाँ पर ये रिसोर्स है, कितना क्वांटिटी में आइडेंटिफाई कर लिया हमने। आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी और ठीक है, टेक्नोलॉजी स्किल, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, उसके बाद जैसे हम खोल देते हैं माइनिंग इंडस्ट्री है, या कोई भी हम इंडस्ट्री खोल देते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन खोल देते हैं, और उसके अनुसार उसका हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट में या किसी अन्य कार्य के डेवलपमेंट में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद तीसरा प्लानिंग क्या होता है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, डेवलपमेंट प्लान्स, तो इस पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा थर्ड क्या करते हैं कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, कि अब जो हमारी प्लान्स है पूरा, और भी हमने जगह जगह चारों जगह का हम लोग बहुत सारे जगह का हमने पता कर लिया कि ये रिसोर्स यहाँ, ये रिसोर्स यहाँ, ये रिसोर्स यहाँ, तो हम लोग जो प्लानिंग तय किया हमने स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब बनाकर मैनेज करेंगे और ठीक है मैच करेंगे। मैच करने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे राष्ट्र के, ठीक है, पूरे नेशनल ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट का मतलब पूरे राष्ट्र विकास में जो है उस मतलब कि किसका रिसोर्स का हम यूज करेंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग में आपने क्या देखा, 3 चीजें हैं रिसोर्स प्लानिंग में। पहला, आप उसे इन्वेंट करें कि कौन सा रिसोर्स और कितना क्वांटिटी में है, एंड सेकेंड यहाँ पर देखिए सॉरी उसको आइडेंटिफाई कर लिए, आपने चिन्हित कर लिया। दूसरी प्लानिंग क्या करना है कि आपको ये पता करना है कि किस मतलब कि किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करने के बाद तीसरा प्लानिंग हमारा क्या होगा कि हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं उनसे मैच करेंगे कि किनके पास क्या रिसोर्स है, किस क्षेत्र में क्या रिसोर्स है। तो जो रिसोर्स हमारे पास है उन सभी रिसोर्स का जो हम लोग क्या करेंगे, मैच करने के बाद पूरे राष्ट्र के डेवलपमेंट में उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ओके, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ध्यान दीजिएगा। अब जो है रिसोर्स का मतलब इतनी तीव्र गति से दोहन हो रहा है। ठीक है, हम लोग बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने सेल्फ कार्य के लिए बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इन सारी जो है हम लोग को जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बहुत ज़रूरत होती है। नहीं ज़रूरत होगी तो रिसोर्स की इतना दोहन हो जाएगा कि फिर हमारे लिए और नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ नहीं रहेगा। इस वजह से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स जरूरी होता है। इसी वजह से गांधी जी ने हमारे बुक्स में क्या कहा है, तो गांधी जी साइड देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। गांधी जी ने कहा कि हमारे पास रिसोर्स, हमारे कंट्री इंडिया में जो है इतना हमारे पास रिसोर्स है कि देखा जाए कि एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, कि हर कोई की आवश्यकता के लिए, ठीक है, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, सभी की आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती हैं। बट ठीक है, नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड्स, लेकिन किसी के जो है ग्रीड के लिए नहीं है। बहुत से लोग जैसे कोई इंडस्ट्री खोल दिए, आप बड़े ज़्यादा पैसा आपको हो गया तो आप ही बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज करने लगिएगा, तो और लोगों के पास वो यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोगों के पास रिसोर्स है, कुछ लोगों के पास रिसोर्स नहीं है, वही फिर सिस्टम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने यह भी कहा ही वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। इसका मतलब ये कहा कि ही वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जो भी रिसोर्स है तो रिसोर्स का आप यूज करिए, लेकिन जितना ज़रूरत है, वो चाहते थे ही कि जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करिए रिसोर्स को। आप कुछ ऐसे रिसोर्स हैं, ठीक है, कि आप यूज कर लिए तो फिर सोचिए कि वह नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी तैयार हो जाए। जैसे पेड़ पौधे हमने यूज कर लिया तो रिसोर्स के रूप में हमने यूज कर लिया, तो हम भी 2-4 पेड़ लगाए, फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो रिसोर्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स जरूरी होता है। इसी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के लिए आप देख सकते हैं कि 1992 में वो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में जो है अर्थ समिट भी हुआ है। ठीक है, उसके लिए ये भी बैठक हुआ है।
अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या है? अब देखिए लैंड रिसोर्स, तो सबसे पहले ये जानिए कि क्या ये जो लैंड है, ये जो लैंड देख रहे हैं, तो क्या लैंड हमारे लिए रिसोर्स का एक रूप है कि नहीं है? क्या हम इसे यूज करते ही नहीं होता है? तो देखिए यूज हमारी कैसे ये रिसोर्स के रूप में है, तो यूज जानिए, यह जो है नेचुरल वेजिटेशन, आप देख सकते हैं कि इसी लैंड पर जो है नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे सारे हैं, और इनसे हमारी रिसोर्स हमारी नीड्स सेटिस्फाइड होती है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ भी इसी लैंड पर है, ये भी हमारे रिसोर्स, ये भी जो है हमारी नीड्स सेटिस्फाई करते हैं। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ अर्थात मानवीय जीवन भी यहीं पर जी रहे हैं, लैंड पर ही। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हम लोग जो है बहुत सारे अपने कार्य जो करते हैं, जब व्यापार व्यवसाय कुछ भी करते हैं तो इस लैंड पर ही करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, सब यहीं पर होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये लैंड पर जो है हम बहुत सारे कार्य करते हैं, तो इसका मतलब लैंड भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। तो जब ये बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, तो आप देख सकते हैं कि ये लैंड जो है रबड़ की तरह है तो नहीं कि फैलते चला जाएगा, एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड्स है। देखिए हमने लिखा है लैंड इज अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ये एक फाइनाइट है, एक निश्चित जगह है, एक निश्चित है, उतना ही है, तो फैलेगा नहीं। तो जब फैलेगा नहीं, जब इतना ही है और इतने पर ही हमारे सारे आवश्यकताएँ या हमारी नीड्स से सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है, होती हैं। तो अब देखिए इस पर भी जो है एक ऐसा नहीं, अब इस पर हम देखेंगे लैंड रिसोर्स है, तो हम इसको हमने जान लिया कि लैंड रिसोर्स किस तरह से हमने यूज देख लिया, एक फाइनाइट है, ये भी तो फाइनाइट है। तो फाइनाइट में आप देखिए लैंड में कि प्लान्स एरिया, प्लेन एरिया की अगर बात कही जाए, प्लेन एरिया, तो प्लेन एरियाज कितना है 43%, 43% का मतलब 43% जो है प्लेन एरिया है, तो वही 30% क्या है माउंटेन एरिया है, तो 27 क्या है प्लेट्यू है। माउंटेन एरिया आप समझ सकते हैं कि पूरा माउंटेन एरिया, ये ऐसे माउंटेन एरिया। प्लेट्यू एरिया का मतलब ये होता है कि ये जो उठ कर थोड़ा सा ऊपर टेबल के आकार का हो जाता हो, ठीक है, टेबल के आकार। अब यहाँ से फ्लैट हो जाएगा, अब ये फ्लैट, अब इसी पर घर चाहे जो कुछ भी आदमी बनाकर रहने लगता है, प्लेट्यू टाइप का हो गया ये माउंटेन्स आप देख रहे हैं ऐसा है। तो 27% जो है प्लेट्यू आपको मिलेगा। जैसे आप मालवा प्लेट्यू ले लीजिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू लीजिए, दक्कन प्लेट्यू ले लीजिए, ये सारे क्या हैं प्लेट्यू। तो आप देख सकते हैं ये सभी 27% प्लेट्यू है। तो 30% क्या है 30% आप देख सकते हैं माउंटेन्स है। अब 43% प्लेन एरिया है। तो इसी प्लेन एरिया पर जो है आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे रिसोर्स हैं, हमने भी यूज बताया ना, ये सारे यूज, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसी 43% पर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड का जो है हमारा जो लैंड है हमारा रिसोर्स है, तो इस लैंड को जो है किस तरह से यूज किया जा रहा है और कुछ लैंड किस तरह से हमारे अभी शेष बचे हुए हैं, ठीक है। ओके देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब जो है लैंड का यूज, ओके, लैंड का यूज, कि लैंड का यूज जो है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अभी जैसे अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि लैंड जो है हमारे लिए कैसे रिसोर्स के रूप में है और बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं। तो ये चारों तरफ जो हमारी जो ये भूमि आप देख रहे हैं, तो ये जो भूमि है, तो हमने कहा कि यह जो एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। फाइनाइट का मतलब ये निश्चित है, ऐसा नहीं कि ये जो है रबर की तरह फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ रबर की तरह खींचिए और ये लैंड फैलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यह एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। तो देखिए इसी लैंड पर आप देख सकते हैं क्या कि फॉरेस्ट, आप देख सकते हैं कि इसी लैंड पर जो है पहले क्या है फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा वन है, बहुत सारा जंगल है। यहीं पर नेक्स्ट सेकेंड देख सकते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कुछ ऐसे लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए नहीं अवेलेबल है, कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे बैरन एंड वेस्टलैंड, बहुत सारा भूमि देख सकते हैं कि बैरन है, बंजर है पूरा, ठीक है, पूरा बंजर है, आप वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ठीक है, वो पूरा वेस्टलैंड है, पूरा वेस्टलैंड है। जैसे आप चलिए राजस्थान का डिजर्ट देखिए, आप वहाँ पर देख सकते हैं पूरा बैरन एंड वेस्टलैंड है। आप कच्छ में चल जाइए, तो कच्छ में आप चल जाइएगा, गुजरात का जो कच्छ है, आप वहाँ पर चल जाइए तो वहाँ पर आपको भी बैरन एंड वेस्टलैंड मिलेंगे। तो देखिए ये वेस्टलैंड है। और उसके बाद हमारे पास और जो भूमि है, तो उसमें लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज्ड, मतलब कुछ ऐसे हमारे पास भूमि है जो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है। एग्रीकल्चर का मतलब अवेलेबल नहीं है। जैसे हमने क्या बना रखा है, वहाँ पर हमने रोड बना रखे हैं, बिल्डिंग बना रखा है। अब देखिए रोड बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, कंपनी बनाया है, फैक्ट्री बनाया है, घर बनाया है, मकान बनाया है,
बहुत सारा जो हमने बना दिया। तो ये भूमि जो है फाइनाइट है, और इसी पर हमने क्या रखा है कि एक तरफ फॉरेस्ट है तो एक तरफ जो है बैरन वेस्टलैंड है। तो एक साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक साइड में आप देख सकते हैं कि रोड बिल्डिंग्स है, तो एग्रीकल्चर के लिए तो यूज नहीं हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट के लिए भी यूज कर लिया, और एक तरफ तो बैरन ही मिल गया हम लोग को, और तीसरे टाइप पर हमने क्या किस एक्टिविटी में यूज किया, रोड बिल्डिंग्स, नॉन एग्रीकल्चरल भूमि है। जबकि तीसरा दिया है न, बोला कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और भी कुछ ऐसे भूमि है जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, वो कल्टिवेट नहीं हो सकते हैं। तो कल्टिवेट नहीं हो सकते हैं, तो जैसे देख सकते हैं हमने लिखा है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, कि मतलब कुछ ऐसी भूमि है जिसको हमने क्या कर दिया, उसको ग्रेजिंग लैंड छोड़ दिया है, ग्रेजिंग लैंड के रूप में। ग्रेजिंग लैंड का मतलब पशुएं वहाँ पर चरने के लिए हम छोड़ देते हैं, पशु उधर चरते रहते हैं, वो पूरा ऐसे ही परती पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। परमानेंट पास्चर्स हमने छोड़ दिया उसको। नेक्स्ट, लैंड अंडर मिस्कुलेनियस ट्री क्रॉप्स। कुछ ट्री मतलब कुछ हमारे पास ऐसे लैंड है, लैंड का हमारा जो कुछ ऐसा हिस्सा है, तो कुछ ऐसा पार्ट है तो जहाँ पर आप देखिएगा मिस्कुलेनियस ट्री क्रॉप्स, जहाँ मान लीजिए ट्री मतलब कि पेड़ यहाँ वहाँ पूरे चारों तरफ उग चुके हैं, ठीक है, पेड़ चारों तरफ ऐसा उग चुका है। तो ऐसा उग जाना है, दोनों उसी में आ जाएंगे, ये बी और सी दोनों में, ठीक है, पूरे के पूरे ऐसे ही हो जाते हैं। ट्री क्रॉप्स का मतलब मान लीजिए हमारे पास प्लेन एरिया है, प्लेन लैंड है, और उसी प्लेन लैंड पर, ठीक है, उसी प्लेन लैंड पर आप क्या देख सकते हैं, तो प्लेन लैंड पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए चारों तरफ पेड़ जग गया, हम किसी सड़क के किनारे हैं, खड़े हैं, बहुत सारा देखते हैं, इधर भी पेड़ उधर भी पेड़, किसी ने उसको लगाया नहीं है, लेकिन अपने से आ चुके हैं वो, ठीक है, वो आ चुके हैं, तो वो भी हमारा जो है क्या है, अनकल्टिवेटेड लैंड है, वो कल्टिवेट तो हो नहीं सकता चूंकि पेड़ पौधे चारों तरफ लग चुके हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर फोर्थ हमने दिया फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या होता है, तो देखिए फैलो लैंड्स, फैलो लैंड एक दिया हुआ है कि फैलो लैंड 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम जो है एक, ठीक है, एक यानी 1 और लेस देन 1, 1 और लेस देन 1 मतलब एक साल या एक साल से कम, कम साल के लिए हम एग्रीकल्चर ईयर के लिए उसे छोड़ देते हैं। मतलब कोई कृषि हमने किया, जैसे मान लीजिए मौसम सही नहीं है हमारे एरिया का, तो हमने एक बार कृषि किया और फिर उसको हमने छोड़ दिया, तो उतना समय के लिए हमारा वो लैंड वैसे ही रह गया। उसके बाद अदर देन करेंट फैलो, और एक फैलो और दूसरा लैंड होता है जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर, जो 5 साल तक के लिए क्या कर दिया जाता है, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। बहुत सारा भूमि आप देखिए, बहुत सारा जमीन लैंड ऐसा है जिसको हम लोग क्या करते हैं, अनकल्टिवेटेड ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद नेट्स ऑन एरिया, ठीक है, जिसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। नेट्स ऑन एरिया का मतलब जहाँ पर हम अपना कल्टीवेशन का काम करते हैं। अभी इसके बाद, ठीक है, जब हमने ये जान गया कि लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का हमने देखा कि अपने चारों तरफ जो लैंड है, तो आप एक कोई भी आप लैंड जो है, लैंड को आप बना सकते हैं कि लैंड हमने यूज कर लिया, तो लैंड में हमने फॉरेस्ट हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख लिया, क्या क्या यूजेस है, यूजेस देख लिया हमने मेन। इसके बाद नेक्स्ट जो है अभी हम तुरंत देखेंगे क्या, इसका हम लोग जो है अपना देखेंगे एक 1900 एक दिया हुआ 1962 का और 2018 8-9 का जो है एक खांचा हम खींच कर, जैसा कि हमारे बुक्स में दिया हुआ है, और उसको हम देखेंगे डिफरेंस निकाल कर, ठीक है, कि कैसे क्या हुआ है। आइए देखते हैं लैंड। अब देखें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया कि मतलब कि भारत में जो है ये लैंड यूजिंग का पैटर्न क्या है, तो लैंड पैटर्न यूज इन इंडिया का जो है मतलब क्या किया गया कि इसकी यूज देखने के लिए 2 कैटेगरी ली गई है। एक जो है 1960 और 1961 का जिस समय सर्वे किया गया उस समय का, एक 2008 और 2008 से 19 के बीच जो सर्वे किया गया, ठीक है, तो ये दोनों के बीच की जो है लैंड यूज कैटेगरी का लिया गया। ये भी याद रखना आपको कि भारत का जो है अगर देखा जाए जो जोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से जो हमारे पास लैंड डाटा, जो लैंड यूज डाटा है कि जो भी लैंड यूज कहाँ कहाँ लैंड यूज हुआ है उसकी जो डाटा है, तो वह डाटा हमारे पास कितनी है, 93%। बाकी हमारे पास 93 के बाद 7% हमारे पास डाटा क्यों नहीं है, तो हमारे पास 7 डाटा जो है जैसे नॉर्थ का ईस्ट का चलिए, नॉर्थ ईस्ट जैसे असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम, उधर का हमारे पास बहुत सारा डाटा नहीं है, ठीक है। और इधर जम्मू कश्मीर में जिधर देखेगा तो कुछ चाइना रख रखा अपने पास जगह, तो कुछ जो है पाकिस्तान जगह बना रखा है, और साथ ही जो है बहुत सारे एरिया जो इतने मतलब कि आइस और बर्फ से हैं
कि उन सभी का डाटा हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो है जो भी जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है उसमें से 93% जो है लैंड यूजिंग डाटा हमारे पास है। और इसी 93% का जो है एक 1960 से 1961 का एक लैंड यूज कैटेगरीज यहाँ पर है, और यहाँ पर 2008 से 2009 के बीच जो लैंड यूजिंग कैटेगरी सर्वे किया गया वो दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाया गया। तो देखिए 1960 से 1961 में अगर देखा जाए तो हमारे पास नेट सोन एरिया कितनी था, तो हमारे पास नेट सोन एरिया कितना था 45.26%, जबकि 2008 के समय देखा जाए तो ये बढ़कर कितना हो गया है 46। इसका मतलब इसमें और इसके दोनों के बीच में आप देख सकते हैं तो हमारा 1% बढ़ गया। इसका मतलब 1% बढ़ने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, थोड़ा सा यही आपको डिफरेंस मिलाना है कि 1% बढ़ा, तो 1% बढ़ा का मतलब कि नेट सोन एरिया हमको जरूरत पड़ गई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि जरूरत पड़ेगी हर रिसोर्स की। तो रिसोर्स के अनुसार जो है मैं यहाँ पे नॉट सोन एरिया देखिएगा बढ़ा हुआ है। जबकि आप फॉरेस्ट देखिए 18.11%, 1960 में कितना है 18.11% है, और जबकि हमारे पास कितना 2008 में 2.278% है। तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए देख कर बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है फॉरेस्ट यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर 1960 के समय ये था और यहाँ पर जो है 2008 के समय इतना पर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड हमारे पास कितना थे 12.01% थे, अभी कितना हो गया 8.61%। आपको क्या देखने को मिल रहा है बैरन एंड वेस्टलैंड, जो बैरन और वेस्टलैंड थे, जो हमारे पास लैंड है वे वेस्टलैंड है पूरा बैरन है, तो बैरन कितना परसेंट था 12% और दिया है, और यहाँ पर 2008 में कितना हो गया 8% हो गया। इसका मतलब ये 4% कहाँ गया, तो 4% आप देख सकते हैं कि वो सब क्या हो गया उधर कुछ जो है आप देख सकते हैं कि ये 18% था और यहाँ पर 22%। तो इसका मतलब क्या हुआ कुछ ना कुछ ये बैरन भूमि जो है ये वेस्टलैंड जो है किस में तब्दील हो गया फॉरेस्ट में, और कुछ यूजिंग में आ गए। ठीक है, अब देखिए 4.95% क्या है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल एरिया, कि मतलब वैसे एरिया जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं आते हैं। ठीक है, वो कितना था 4.95%। मतलब कि देखिए एरिया नॉन एग्रीकल्चर एरिया, नॉन एग्रीकल्चर एरिया का मतलब हमारे पास प्लेन भूमि है, हमने घर बना लिया, रोड बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, तो एग्रीकल्चर के लिए तो भूमि नहीं ना है, नॉन एग्रीकल्चर एरिया है। तो वो उस समय 1960 में कितना था 4.95%, और अभी कितना हो गया 5.57, 1% बढ़ गया। मतलब हमारी पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारा लैंड रिसोर्स थोड़ा बढ़ गया इस ईयर की अपेक्षा उस ईयर में। इसके बाद देखिए परमानेंट एंड पास्चुअर ग्रेजिंग, हमारे पास उस समय कितना था 4.71% था ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, यहाँ पशु चरते थे, अभी कितना हो गया 3.38%। देख रहे हैं यहाँ पर उस समय बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर ये घट गया। क्यों, चूँकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी ना, तो हम लोग जो है इन रिसोर्सों को और भी यूज करने शुरू कर दिए, तो इस वजह से इस ईयर की अपेक्षा इस ईयर में उधर घटा है 1.5%। आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स जो होते हैं, क्रॉप्स होते हैं ट्री, जो ट्री इधर उधर अपने आप उग जाते हैं, कोई लगाता नहीं अपने आप, ये सभी उग जाते हैं। ठीक है, ये लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये 1.5% था और अभी जो है आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया 1.11%। आप देख सकते हैं डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए कल्चरल वेस्टलैंड, ये कल्चरल लेवल जो वेस्टलैंड है 6.2% और अभी क्या हो गया 4.70%। इसका मतलब बहुत सारा लैंड हमने यूज कर लिया। 3.5% अदर देन करेंट फैलो, हमने इससे पहले आपको कुछ देर पहले हमने करेंट फैलो और यहाँ पर अदर देन करेंट फैलो बताया था। करेंट फैलो में हमने क्या बताया था, ये एक या एक से कम साल के लिए जो भूमि छोड़ दिया जाता हो, और यहाँ पर जो 1 से 5 साल के लिए 5 साल तक के लिए जो भूमि छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको कल्टीवेट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो आप देखिएगा तो 1960 में हमने अदर देन जो 5 साल तक के लिए हमने भूमि छोड़ा था वो कितने 3.5%, अभी हम कितना छोड़ रहे हैं 3.3%। अब देखिए एक से कम साल के लिए जो हम भूमि छोड़ते हैं वो कितना है 3.73%। ठीक है, और अभी कितना है 4.76%। तो आप यहाँ पर कभी देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमारे पास लैंड डाटा, हमारे पास जो एक लैंड जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा रिसोर्स है, बहुत ही बड़ा रिसोर्स है, चूँकि हमारी सारी एक्टिविटियाँ इसी लैंड पर होती हैं। तो इसमें आप जो लैंड यूज कैटेगरीज जो है आप देख सकते हैं हमारे पास 93% इसका डाटा है और कुछ परसेंट नहीं है, मैंने ये भी बताया आपको।
तो 1960 का ये जो डाटा है 2008 के डाटा से कंपेरिजन करना है कि क्या किस में डिफरेंस हुआ है।